नमस्कार दोस्तों। एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो बिना किसी लोहे को छुए, बिना किसी मैग्नेट को छुए उसको हिला देता है। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये है फिजिक्स का पावर प्ले। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को लेकर के आ गया हूं मैं, वो भी एक ही वन शॉट के अंदर। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, वो सब अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर में जो हम कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं वो अपन देखेंगे मैग्नेट क्या होता है, उसकी मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दो तो उसको फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा उसकी डायरेक्शन अपन कैसे निकालते हैं यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। और आखिरी में अपन देखेंगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि क्या क्या हमें इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या समाधान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मैग्नेट। दोस्तों मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ मैटर जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल और कोबाल्ट के पीसेस को। एक मैग्नेट में दोस्तों दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो अगर आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखो तो लाइक पोल्स हमेशा रिपल्शन फील करते हैं और अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्शन फील करते हैं। अगर आप दोस्तों एक मैग्नेट को एन पार्ट्स में ब्रेक कर दो तो प्रत्येक पार्ट एक मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि कभी भी पोल्स सेपरेट नहीं होते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो वो दो मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बस ये बात अलग है कि वो जो पीस होगा मैग्नेट का उसकी मैग्नेटिज्म की क्षमता थोड़ी सी ओरिजिनल वाले से कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बात है दोस्तों व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक मैग्नेट के आसपास का वो सराउंडिंग रीजन, मैग्नेट के आसपास का वो सराउंडिंग रीजन जिसमें अगर कोई आयरन का ऑब्जेक्ट आता है, कोई दूसरा मैग्नेट आता है, तो उस मैग्नेट को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो वो जो आसपास का क्षेत्र बनता है, एक मैग्नेट के आसपास का जो क्षेत्र बनता है, जो रीजन बनता है, उसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल फील्स अ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। देखिए नेक्स्ट एक सवाल के ऊपर आते हैं। हाउ इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैसे ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, वो चीज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ऐसे पैरेलल लाइंस के थ्रू, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस like this। ठीक है, so these are represented as uniform magnetic field। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरेलल लाइंस होगी दोस्तों और इक्विडिस्टेंट रही जाएगी ये। ऑलराइट दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की अब डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं अपन? देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैग्नेटिक कंपास। कंपास में आपको पता है दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जिस डायरेक्शन में कंपास का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटेक्ट करी जा सकती है। जैसे यहां पे देखिए इस डायग्राम के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। सपोज मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो देखिए जिस तरफ ये रेड वाला पॉइंट कर रहा है ना, वो रेड वाला यहां पर ये है नॉर्थ पोल। तो जिस तरफ दोस्तों नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा जा सकता है। जैसे यहां पे देखिए इधर इधर आप अगर पॉइंट देखेंगे तो इधर आप देखिए नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर है। एंड सेम आप दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको चेक करना है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है टुवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है, यहां पे चेक करोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। इन शॉर्ट जिस तरफ मैग्नेट का जो कंपास यानी कि जो कंपास का निडल होता है उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ पॉइंट करता है
उस तरफ होती है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है दोस्तों, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है जिसपे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस along which tangent at a point gives the direction of net magnetic field। जैसे इमेजिन करिए मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना, सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। देखिए आपको पॉइंट आई होप दिख रहा होगा। तो मुझे सपोज यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं अगर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो देखिए ये जो टेंजेंट है ये देखिए इस तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे पॉइंट कर रही होगी। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे पता करना है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं यहां पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, तो देखिए जो टेंजेंट है वो मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। या फिर इमेजिन करिए मुझे सपोज इस पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, सपोज इस पॉइंट पे पता करना है तो इस पॉइंट पे ये अपने टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, तो ये टेंजेंट आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इन शॉर्ट व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक ऐसा इमेजिनरी कर्व्स जिसपे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। यानी अगर आप गाइस यहां पर एक कंपास रख दो ना, तो जो कंपास होगा ना उसका नॉर्थ पोल ऐसे इस तरफ पॉइंट करेगा, इस तरफ कंपास रख दो तो इसका नॉर्थ पोल ऐसे इस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दोस्तों मैग्नेट के बाहर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है, और मैग्नेट के अगर आप इनसाइड देखो तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दोस्तों वो होती है क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व मतलब नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो वापस नॉर्थ पे खत्म हुई है वो, यानी कि वो एक क्लोज कर्व बनाती है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोस्तों कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो करती है तो याद करो मैंने बताया आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेंगे। अब कैसे पॉसिबल है कि एक कंपास दो डायरेक्शन इंडिकेट करे? ऐसे नाचेगा तो नहीं वो इनके बीच में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है जो क्राउडेड होती है। क्राउडेड वाला जो पॉइंट होता है वो होता है पोल्स के पास। अगर आप पोल्स के पास देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बहुत ज्यादा आपस में क्लोज क्लोज होती है। यही अगर आप यहां पे देखो साउथ पोल के पास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। जहां पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, यानी कि उनका डिग्री ऑफ क्लोजनेस अगर अपन देखें तो बहुत अच्छा खासा पास होती है ये, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप थोड़ा कम है, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम के अंदर मैंने दो पॉइंट चूज कर लिए, सपोज जैसे मैंने एक ये सर्कल चूज करा और सपोज मैंने उसी रेडियस का ये सर्कल चूज करा। आप चेक करो इस सर्कल 1 में और इस सर्कल 2 में, सर्कल 2 में केवल दो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, और सर्कल 1 में आप देखो 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। यानी एक ही सर्कल, एक ही रेडियस के सर्कल में ज्यादा फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करे, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स फील्ड लाइंस अगर क्लोजर होंगी तो वी कैन राइट यहां पर, फील्ड लाइंस अगर क्लोजर होंगी तो यहां पर आपको मिलेगा हायर मैग्नेटिक फील्ड। और भाई दोस्तों अगर फील्ड लाइंस फार होंगी, अच्छा खासा गैप होगा उनके बीच में, तो आपको मिलेगा वहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड।
ऑलराइट, इसको अपन यहां पे डायग्राम में डिपिक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सवाल के ऊपर आते हैं। असर्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही बात है, अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। तो इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट द कंपास निडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है अच्छे से, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेम द पोल्स P, Q, R और S में आपको यह बताना है दोस्तों कि P, Q, R, S कौन से पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो नॉर्थ पोल है या वो साउथ पोल है। तो अपन देखें यहां पर, अगर आप इस डायग्राम में देखो, P वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। अभी देखा था अपन ने, एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ जाती है फील्ड लाइंस, और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ जाती है। यानी कि ये जो P पॉइंट है दोस्तों, दिस P इंडिकेटिंग नॉर्थ पोल, और ये जो Q है, दिस Q इज इंडिकेटिंग साउथ पोल। नेक्स्ट सेकेंड वाली इमेज को देखिएगा अब आप, R से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं और S में एंटर कर रही हैं। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोस्तों बाहर निकलती है ना, वो नॉर्थ पोल कहलाता है। यानी कि ये जो आपका R हो जाएगा, दिस R इज नॉर्थ पोल एंड दिस S इज साउथ पोल। ठीक है, state the inference drawn about the direction of the magnetic field lines on the basis of these diagram। डायरेक्शन को अपन ये कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। यानी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करती है और साउथ पे फील्ड लाइंस एंटर करती है। तो ये पॉइंट अपन इस बी पार्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आंसर। पहला, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न। दोस्तों अगर आपने देखा होगा, एक एक्टिविटी है जिसमें अगर आप एक कार्डबोर्ड की शीट पर एक बार मैग्नेट रख दो और उस कार्डबोर्ड की शीट के आसपास आप आयरन के फिलिंग्स डाल दो और उसको ऐसे जेंटली टैप करो, तो आपने देखा होगा कि आयरन की जो फिलिंग्स होती है वो बार मैग्नेट के आसपास उसकी फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों आयरन फिलिंग्स जो होती है वो अपने आप को अरेंज कर लेती है इन सच अ पैटर्न। देखिए इस तरह के पैटर्न में वो क्यों अरेंज कर लेती है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो उन आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करती है, और इस तरीके से अट्रैक्ट करती है कि वो उनके फील्ड लाइंस के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू बी अलाइन इन द शेप ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। क्योंकि दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज्ड कर्व, वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेंगी और साउथ पोल पे जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड वो जाती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों अपन, ओयरस्टेड डिस्कवरी। देखिए ओयरस्टेड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमको यह बताया था कि अगर कोई वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। वैसे ही देखिए आप, इन्होंने एक सेटअप बनाया था पूरा, है ना, उस सेटअप के दौरान ऐसा हुआ था कि जैसे ही इन्होंने स्विच को क्लोज करा था, जैसे ही इन्होंने स्विच को क्लोज करा था, यहां पे जो कंपास है, इस कंपास में ऐसे डिफ्लेक्शन आ गया था इस तरीके से। अब डिफ्लेक्शन कैसे आया यार, तब तक तो दुनिया केवल यही जानती थी कि किसी कंपास में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ हो। अब यहां पे कोई दूसरा मैग्नेट तो था नहीं, वायर में करंट था, तो यानी कि वायर में जो करंट फ्लो कर रहा था उसी ने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के ये जो कंपास था, इस कंपास में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो दैट मींस अगेन, जैसे इन्होंने स्विच को ऑफ करा वैसे ही ये जो डिफ्लेक्शन था ये खत्म हो गया और कंपास वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया। इसका मतलब ये है कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने आसपास दोस्तों क्या क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर रही है। अब नेक्स्ट आगे अपन देखेंगे इसमें कि कैसे किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप को अलाइन करती है। तो पहला अपन देख रहे हैं दोस्तों इसमें,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। देखिए इमेजिन करिए कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, है ना। देखिए एक वायर है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हो, करंट की डायरेक्शन में अगर आप अपने थंब को रखते हो, तो जिस डायरेक्शन में आपके जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगे, वो आपको देंगे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। यानी अगर आप इमेजिन करिए इस फिगर को देखते हुए कि करंट इज गोइंग अपवर्ड, तो आपका जो हैंड है वो ऐसे कर्ल होगा, इस तरीके से कर्ल होगा। तो अगर वो इस तरीके से कर्ल होता है तो इस रूल को कहा जाता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है तो आप अपने हैंड को ऐसे कर्ल करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी हैंड कर्ल होंगे वो आपको देगा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, तो इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल होंगे, थंब इंडिकेट करेगा करंट की डायरेक्शन को, और जिस डायरेक्शन में आपके जो हैंड है वो कर्ल होंगे वो आपको इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए जैसे सपोज इमेजिन करिए कि यहां पर एक कार्डबोर्ड की शीट है और इस कार्डबोर्ड की शीट पर आपने ऐसे आयरन फिलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे आप इसमें करंट फ्लो करेंगे, ये आयरन की फिलिंग्स अपने आप को इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग कर्ल कर लेंगे, अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे। तो आप गौर से देखिए इसमें जो फील्ड लाइंस का शेप है वो किस तरह से इंडिकेट कर रहा है। जो फील्ड लाइंस का शेप है दोस्तों वो है इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए जैसे इस वीडियो के अंदर जैसे यहां पर इस वायर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, है ना, जैसे अपन ने यहां पर आयरन की फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है, जैसे आप इसमें करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करेंगे, करंट के फ्लो होते ही आयरन फिलिंग्स को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दोस्तों वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेती है। ऑलराइट, अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट कर होती है। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों कि किसी वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर से जितना डिस्टेंस पर जाओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि मोर इज द डिस्टेंस लेस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस वर्सा, लेस इज द डिस्टेंस मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप जितना मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितना आप करंट कैरिंग वायर के नियर बाय रहोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो वी कैन से यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को दोस्तों अपन बी से लिख रहे हैं यहां पर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, सबसे पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। यहां पर आर का मतलब क्या है दोस्तों, आर मतलब सेपरेशन फ्रॉम दी वायर, या फिर यूं कहूं मैं डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। मोर इज द डिस्टेंस लेस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहला, इमेजिन करिए करंट इस तरफ जा रहा है, तो अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में, तो आपका हैंड देखिए ऐसे कर्ल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कर्ल होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे ड्रॉ कर दी जाएगी, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में ड्रॉ करी जाएगी। यहीं पर देखिए करंट ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ ऐसे इसमें, तो आपका हैंड इस तरीके से कर्ल होगा, तो फील्ड लाइंस इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करी जाएंगी। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। उसके बाद इसमें देखिए करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो व्हेन करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो आपकी फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल होंगी इस तरीके से। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं,
ओके, तो इस तरह से फील्ड लाइंस को ड्रॉ करा जा सकता है। तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ वर्टिकल करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। इमेजिन करिए दोस्तों कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है ऐसा, इस तरीके से, और सपोज इसमें जो वायर है वो ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है करंट उसमें, है ना। इमेजिन करिए कि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में बनेंगी, ठीक है, लाइक दिस। करंट यूज आ रहा है तो इस तरह से कर्ल होगा ये वाला। ऑलराइट, ओके, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने करंट की डायरेक्शन को मार्क कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेम एंड स्टेट द रूल। कौन सा रूल दोस्तों यहां पर काम में आ रहा है? मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जहां पे थंब इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को और आपका जो फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में वो कर्ल हो रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, ठीक है। ऑलराइट, लिस्ट टू फैक्टर्स on which the strength of magnetic field at a point due to current carrying straight conductor depends। दो फैक्टर पे दोस्तों ये डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला फैक्टर करंट इन वायर, वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। करंट के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और डिस्टेंस फ्रॉम द वायर के ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस इन दिस केस। तो कैसे होगा? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से अपन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, सपोज मुझे निकालना है दोस्तों पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कितना होगा। देखिए अब दो वायर्स हैं, एक वायर है AB और एक वायर है CD। दोनों वायर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है। मान लीजिए इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है। दोनों जो वायर्स हैं वो इस P पॉइंट से बराबर दूरी पर हैं। अब देखिए, ऐसे मान लीजिए मैंने यहां पे ये मार्क करा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। ये भी इससे r दूरी पर है और ये भी इससे r दूरी पर है, दोनों की दूरी बराबर है बिल्कुल। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब यह है AB वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और CD वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अगर आप गौर से देखो, AB में करंट इस तरफ जा रहा है, ऐसे AB में करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो P पॉइंट पे अगर आप चेक करो तो AB में करंट ऐसे जा रहा है तो आपका हैंड ऐसे कर्ल होगा। तो अगर ऐसे कर्ल होगा तो P पॉइंट पर AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड जाएगी, क्योंकि आप देखिए आपका हैंड AB ऐसे करना था, आपने अपने हैंड को ऐसे कर्ल करा तो इस तरह से आपका जो फिंगर्स है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है AB की वजह से इट इज गोइंग इनवर्ड। तो ड्यू टू AB इट इज गोइंग इनवर्ड्स। अब चेक करते हैं CD की वजह से। CD में आपने अपने हैंड को ऐसे रखा, करंट इस तरफ जा रहा है। P पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। तो ड्यू टू CD इट इज कमिंग आउटवर्ड्स। अब यार दोनों वायर में सेम करंट है, दोनों वायर का P पॉइंट से सेपरेशन भी सेम है, तो दोनों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो सेम जनरेट होगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों। अगर एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक डायरेक्शन इस तरफ है और अपोजिट है तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कर देगी कैंसिल आउट। तो दैट मीन्स
नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, विच इज 0। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे। अब इसमें बिल्कुल उल्टा है। अब लूप में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, उसमें अपन को अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपका ये जो अंगूठा है ये आपको देगा दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करेगा इसमें। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, सपोज यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई गई है कि यहां पे जो करंट है वो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, लाइक दिस। करंट इसमें ऐसे जा रहा है। तो देखिए, अगर आप करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो आप अपने हैंड को ऐसे कर्ल करें तो आपका अंगूठा देखिए इस तरफ आ रहा है ना। अंगूठा अगर आपका ऐसे इस तरफ जा रहा है तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी उस तरफ जा रही है। बिल्कुल सेंटर पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पे एकदम स्ट्रेट जाएंगी, सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे ऐसे धीरे धीरे कर्ल होती जाएंगी। और बिल्कुल अगर आप एजेस पे देखोगे इसके, तो एजेस पे तो ये बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ही रूप ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। देखिए ए वाले पॉइंट पर, जो ए वाला फिगर है उसमें आप देखिए करंट किस तरफ जा रहा है। करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर के अंदर है ये। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज मैनर के अंदर, सॉरी क्लॉकवाइज, आई एम सो सॉरी, ये क्लॉकवाइज मैनर के अंदर यहां पर फ्लो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज में अगर आप देखो, अपने हैंड को कर्ल करें, अपने हैंड को जो फिंगर्स है आपकी उसको करंट के अलोंग कर्ल करें। तो करंट के अलोंग अगर आप कर्ल करेंगे तो देखिए आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसके सेंटर पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो उसको अपन ऐसे क्रॉस से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे अगर आप देखोगे तो एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जा रही होंगी, यानी कि इट इज गोइंग इनटू द पेज। इसमें चेक करते हैं अब। देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर है, अपने हैंड को करंट की डायरेक्शन के अलोंग कर्ल करें। ऐसे कर्ल करा अपन ने, तो आप देखिए अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अंगूठा आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। ठीक है, यानी कि सेंटर पे अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ द पेज है। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको आउट ऑफ द पेज दिखानी होती है तो उसको ऐसे अपन सेंटर, एक सर्कल जिसमें अपन ऐसे डॉट बना सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। और इनसाइड दिखानी होती है तो सर्कल पे ऐसे क्रॉस बना देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अब किन किन फैक्टर्स पे दोस्तों इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंडेंट होती है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखें इसमें कौन सा करेक्ट पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करने का। आपको बस ये देखना है इसके अंदर कि करंट की डायरेक्शन में अगर मैं कर्ल करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो थंब है वो इंडिकेट करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो अगर आप इसमें गौर से देखोगे ऑप्शंस के अंदर, तो पहला ऑप्शन अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन के अंदर करंट इसमें ऐसे जाएगा, क्योंकि आप देखिए प्लस इस तरह बना हुआ है, प्लस से करंट ऐसे जाएगा। तो अगर आप अपने हैंड को कर्ल करो तो इस तरह से जाएगा। तो इधर तो ये सेंटर वाला तो बिल्कुल सही है, ये गड़बड़ है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखो तो बी वाले ऑप्शन में आप देखोगे अगर अगेन करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर, तो आपका हैंड ऐसे कर्ल होना चाहिए, नॉर्थ इस तरह बनना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये वाली फील्ड लाइंस गड़बड़ है, ये ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन को अगर आप चेक करो तो सी ऑप्शन में करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इसके अंदर। डी वाले में गड़बड़ ये है दोस्तों, क्योंकि डी वाले में यहां पर ये वाले तो फील्ड लाइंस बनाए ही नहीं गए हैं इसके अंदर, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा इसमें। ऑलराइट, इसको पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहला, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा सर्कुलर लूप में उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। दूसरा, जितना ज्यादा उस सर्कुलर लूप का रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे उतना ही कम होगा, यानी कि लेस इज द रेडियस मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। और जितने ज्यादा गाइस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा उसको लपेटा जाएगा लूप को, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स बनाए जाएंगे,
तो उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, करंट अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, रेडियस अगर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंक्रीज करेगी। तो वी कैन से, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स n, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दिस लूप। इज दैट ओके? मोर इज द रेडियस, लेस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इस सवाल के ऊपर आते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। सही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। रीजन, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप। इसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ऐसे इसमें एक टर्न है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा टर्न है, तो दोनों टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी। टर्न नंबर 1 की वजह से इस तरफ आई, टर्न नंबर 2 की वजह से भी इस तरफ आई, टर्न नंबर 3 की वजह से भी इस तरफ आई, सब अगर एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो सारी मैग्नेटिक फील्ड एड ऑन हो जाएगी, और जब वो एड ऑन हो जाएगी तो ओवरऑल उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करने से हमें ये एडवांटेज मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हमें थोड़ा हायर साइड पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एड अप होती जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और रीजन उसको समझा भी अच्छे से रहा है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और उन सबको अपन ने एक सिलेंडर के ऊपर, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ऐसे रैप कर दिया होता है। ऐसे कॉपर के वायर होता है, कॉपर के वायर्स को अपन ऐसे बहुत ज्यादा टर्न्स के अंदर लपेट देते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, और जहां पर एक एंड और एक एंड, दोनों एंड के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। उस बैटरी से करंट आएगा, जैसे ही वो करंट इसमें फ्लो करेगा तो हर टर्न अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। क्लोजली यहां पर इसलिए रखा जाता है ताकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रॉपर्ली एड अप किया जा सके, ठीक है, उनके बीच में गैप ना हो, क्योंकि गैप अगर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगी, थोड़ी सी कर्व हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है काफी हद तक बार मैग्नेट से रिजेंबल करती है ना। आपने भी देखा होगा, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो आप यहां पर भी देखो, इनसाइड इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना इनसाइड सोलेनॉइड के, आप देखो सब इक्विडिस्टेंट है और सब पैरेलल है। याद करो अपन ने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट हो और पैरेलल हो तो वो रिप्रेजेंट करती है दोस्तों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मतलब सोलेनॉइड के इनसाइड दोस्तों क्या होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ओके। अब किन किन फैक्टर्स पे दोस्तों सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट होती है? सबसे पहला, करंट के तो होती है, मोर इज द करंट मोर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मोर इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मोर इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 1 मीटर का वायर है, मैंने उस 1 मीटर के वायर में 10 टर्न बना दिए और मैंने उस 1 मीटर के वायर के 5 टर्न बनाए केवल। तो जितने ज्यादा टर्न्स बनाऊंगा मैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, उतनी ही ज्यादा दोस्तों मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो डिपेंडेंट होता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड पर, वो होता है कि सोलेनॉइड के इनसाइड आपने कौन सा मटेरियल फिल्ड करा है। अगर आपने सोलेनॉइड के इनसाइड दोस्तों एक ऐसा मटेरियल फिल कर दिया जो खुद भी मैग्नेट बन गया, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दिए, तो ऐसे में ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की वो भी बढ़ जाती है। वरना नॉर्मली क्या होता है, सोलेनॉइड के इनसाइड वैक्यूम क्रिएटेड होता है, एयर क्रिएटेड होती है। एयर को रिप्लेस करके अगर आपने कोई दूसरा मटेरियल फिल कर दिया और ऐसा मटेरियल फिल कर दिया जो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाए
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ावा दे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर वी कैन से magnetic field is directly proportional to the number of turns per unit length. Magnetic field is directly proportional to current flowing in the solenoid. More is the current, more is the value of magnetic field. चलिए next, the current carrying device which produces a magnetic field similar to that of a bar magnet, तो बिल्कुल बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को रिजेंबल करे दोस्तों, वो होता है एक सोलेनॉइड। नेक्स्ट, The magnetic field inside a long current carrying solenoid is, inside magnetic field कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, तो इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वायर्स को ऐसे सर्कुलर कॉइल के रूप में बनाया जाता है इन द शेप ऑफ हेलिकल शेप, और उसको एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे रैप्ड कर दिया जाता है। दोनों एंड के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करी जाती है जिससे कि करंट फ्लो हो और वो करंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे। व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट? जब उस सोलेनॉइड के अंदर क्या फ्लो करे? करंट फ्लो करे। ठीक है, सो व्हेन डज अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट? व्हेन करंट फ्लोज इन अ सोलेनॉइड। Alright. Draw the pattern of magnetic field produced in it showing the direction of magnetic field lines. अभी देखा था अपन ने। आप बिल्कुल बार मैग्नेट की जैसे इसको रिजेंबल करवा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन, आपको बताना है ए, बी और सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वगैरह मतलब क्या होगा। तो आप देखो ए पॉइंट पर बिल्कुल इनसाइड है, तो ए पॉइंट पर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी दोस्तों। सी पॉइंट तो बिल्कुल थोड़ा बाहर ही चला गया बिल्कुल, तो सी पॉइंट पर आपको थोड़ी सी कम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। बी पॉइंट बिल्कुल ही क्लोज है इसके, तो बी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट सी से तो ज्यादा ही देखने को मिलेगी। तो यहां पर अपन कह सकते हैं ए पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, उससे कम बी पर और सबसे कम सी पर। यानी इनडायरेक्टली अपन ये कहें कि ए हो गया मेरा मैक्सिमम और सी पर मिलेगा मुझे दोस्तों मिनिमम। चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपन टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मटेरियल होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है एक सॉफ्ट आयरन का बना हुआ मटेरियल, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो वो मैग्नेट बन जाता है, वो एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक सॉफ्ट आयरन के मटेरियल को सोलेनॉइड के इनसाइड रख दिया और अगर आपने सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवा दिया, तो वो जो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल होगा वो खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा, और वो टेम्पररी रहेगा। केवल जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक वो मैग्नेट रहेगा, अदरवाइज वो अपनी सारी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा जैसे ही आपने करंट को बंद कर दिया। तो ठीक है, तो एक ऐसा मटेरियल जो इसमें यूज होता है वो होता है सॉफ्ट आयरन। ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इस तो मैं डिफरेंस क्या हुआ दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में और एक बार मैग्नेट में? डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार मैग्नेट में एकदम फिक्स्ड पोल्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? आप सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरचेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही पोल्स भी रिप्लेस हो जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी फिर यहां पर रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एक परमानेंट मैग्नेट है विद फिक्स्ड पोल्स, सोलेनॉइड में एक कॉइल है वायर राउंड इन अ सिलेंड्रिकल शेप, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सॉफ्ट आयरन का मटेरियल जिसमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स क्या है भाई? इसका तो अपना नेचुरल है, बार मैग्नेट तो नेचुरली मैग्नेट है। सोलेनॉइड में सोर्स क्या है? जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा वैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का सोर्स क्या है दोस्तों? वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था सॉफ्ट आयरन का मटेरियल,
उसकी वजह से उसमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म आई थी। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यार बार मैग्नेट में तो परमानेंट होता है और एकदम फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सोलेनोइड में आप कम ज्यादा कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, तो ऐसे में आपका जो सोलेनोइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिज्म को भी कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर आप सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे और अगर आपने उसमें कोई सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रख रखा है तो वो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल भी टेम्पररी मैग्नेट बनेगा और उसकी मैग्नेटिज्म का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो टेम्पररी, ठीक है, बट स्ट्रॉन्गर देन दी सोलेनोइड। क्या पोल्स को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं? भाई बार मैग्नेट में तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो नेचुरल है, उसके तो पोल्स एकदम फिक्स होते हैं। हाँ, सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स कैन बी इंटरचेंजेबल। कैसे? आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ऐसे में आप देखना जो पोल्स होंगे वो भी इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों, ये डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपसे 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन दोस्तों अब एक पॉइंट के ऊपर। अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब अगर आपने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उसी फोर्स की डायरेक्शन को अपन अभी पता करेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो देखिए जैसे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखो यहां पर इस वीडियो के अंदर, तो जैसे ही इसमें करंट हमने फ्लो कराना स्टार्ट करा है ना, जैसे आप देखिए इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए इसमें इस वायर को फोर्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया। रीजन क्या रहा? रीजन ये रहा कि जैसे ही आपने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस वायर को उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ और उसी फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम जो यहां पर गाइस रूल काम में लेते हैं उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर करना क्या है, आपकी जो लेफ्ट हैंड की ये जो तीनों फिंगर्स हैं इनको अपने आप को इस तरीके से अलाइन करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और उसको थोड़ा एक्सटेंशन मोड में रखना है, ऐसे कंप्रेसिव मोड में नहीं रखना है, इस तरीके से आपको ऐसे रखना है, ऐसे। ठीक है, देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इस तरीके से इस तरह से अलाइन करके रखना है अपने आप को ताकि ये तीनों एक्सटेंडेड मोड में रहे। अब तीनों फिंगर्स में क्या क्या फिंगर क्या क्या इंडिकेट करती है, देखिए सबसे पहले जो थंब होता है यही फोर्स को इंडिकेट करता है। ये जो फोर फिंगर होती है ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जो होती है ये इंडिकेट करती है दोस्तों करंट की डायरेक्शन को, यानी कि थंब इंडिकेट करता है फोर्स को, फील्ड इंडिकेट करती है ये फोर फिंगर, और ये जो करंट है ये मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है। तो अपन इसको बोल सकते हैं FBI, फील्ड, फोर्स और करंट, इस तरीके से। तो कैसे करना है, अपनी लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को इस तरीके से अलाइन करना है और जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो आपको फोर्स को इंडिकेट करेगा यहां पर। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल पहला अपन लेते हैं इसके अंदर, सपोज करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है ना, आपने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ऐसे रखा, करंट किस तरफ जा रहा है? करंट जा रहा है ऊपर ऐसे। तो यह देखिए आपने इस तरह से अपने हैंड को रीअरेंज करा, देखिए ऐसे है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करंट ऐसे अपवर्ड जा रहा है इसके अंदर। तो देखिए आपका जो थंब है वो ऐसे बोर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बोर्ड का मतलब यहां पर ये है कि इट इज इंडिकेटिंग इनटू द पेज, यानी कि इस करंट कैरिंग वायर पे तो दोस्तों फोर्स आएगा, वो फोर्स आएगा ऐसे इनटू द पेज। नेक्स्ट अपन यहां देखते हैं, देखिए इसमें जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, करंट उस तरफ जा रहा है। तो करंट अगर उस तरफ जा रहा है तो देखिए आपने अपने मिडिल फिंगर को ऐसे रखा, तो आप देखिए थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? थंब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। हाँ देखिए आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो इसको लिखने में कैसे आएगा?
फोर्स इज एक्टिंग आउट ऑफ द पेज। अब यहां पे देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है करंट। दैट मींस यहां पे जो करंट होगा वो ऐसे इस तरफ इंडिकेट करेगा। अब करंट ऐसे नीचे की तरफ है ना, तो करंट ऐसे नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, तो देखिए थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, आउट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये हो जाएगा आउट ऑफ द पेज। देखिए प्रोटॉन, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स मूव करते हैं करंट भी उसी डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। तो करंट इसमें ऐसे ही नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, थंब देखिए आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अगेन प्रोटॉन पे जो फोर्स आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, आउट ऑफ द पेज आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कई बार गाइस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई और चार्ज पार्टिकल्स भी आपको दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर दे दिया अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल होता है दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज, यानी जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा होगा करंट भी आपको उसी के अलोंग ही लेना रहेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल होते हैं दोस्तों नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज। गामा पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी गामा पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए दिखाई दिए तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये जो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर दोस्तों डिपेंडेंट होता है। देखिए सबसे पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मोर इज द करंट मोर इज द फोर्स एक्सपीरियंस। फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा हुआ है उसके भी। स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स एक्सपीरियंस। तीसरा, फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ के अलोंग, यानी जितने ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो वी कैन से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट और एल मतलब लेंथ ऑफ द वायर। चौथा और फैक्टर होता है जो डिपेंडेंट होता है वो होता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दोस्तों कितना एंगल बन रहा है। देखिए जब भी कभी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा तो वायर को एक्सपीरियंस होगा मैक्सिमम फोर्स, जो अपन पढ़ रहे थे अभी। हम जो डायरेक्शन निकाल रहे थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, हम एक्चुअली मैक्सिमम फोर्स की ही डायरेक्शन निकाल रहे थे। और अगर दोस्तों करंट जो है वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, तो ऐसे केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, यानी कि फोर्स विल बी जीरो। तो ध्यान रखिएगा, जीरो फोर्स होने की कंडीशन क्या है, या तो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो या फिर उसके अपोजिट हो, या फिर दूसरा एक और कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है, when charge is at rest, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो और रेस्ट पोजीशन पे छोड़ दो, तो चार्ज पार्टिकल मूव तो कर नहीं रहा है, करंट उससे आएगा नहीं। जब तक करंट नहीं आएगा तब तक फोर्स एक्सपीरियंस रहेगा उसका जीरो। ऑलराइट, चलिए डायग्राम के हिसाब से देखने का ट्राई करिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहां पर इसकी डायरेक्शन को निकालने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इज गोइंग डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो आएगा अपवर्ड्स। अब करंट अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अपवर्ड्स, तो देखिए मेरा जो अंगूठा आ रहा है वो इनटू द बोर्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आ जाएगा इनटू। प्रोटॉन में भी करंट ऊपर की तरफ ही आएगा क्योंकि प्रोटॉन इज गोइंग अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो अगेन इसमें भी जो फोर्स आएगा वो आएगा इनटू द पेज ओनली। तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। चलिए नेक्स्ट, एक अल्फा पार्टिकल है एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों अल्फा पार्टिकल याद करो, अभी अभी बताया था, अल्फा पार्टिकल होते हैं दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर नीचे की तरफ जाएगा तो करंट भी नीचे की तरफ ही रहेगा, ऐसे उसकी डायरेक्शन के अलोंग ही रहेगा। तो करंट इज गोइंग डाउन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो आप देखिए आपका जो अंगूठा है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ द पेज। चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों अपन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? एक इस तरह का अरेंजमेंट
जिसमें घरों में जो हमारे सप्लाई आती है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सप्लाई करता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर को। इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जाता है ये सीधा हमारे घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जहां पे अलग अलग रूम्स की एमसीबीस होती है, वहां पे जाता है। और ये क्या करता है, ये पूरे रूम में जितने भी रूम्स हैं हमारे, उसमें उस पावर सप्लाई को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। इसका रीजन अपन ऑलरेडी देख चुके थे इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो के अंदर। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जितने भी आप देखिए डिवाइसेस यहां पे कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में दोस्तों मिलता है हमें 220 वोल्ट का सप्लाई। ठीक है, लाइव वायर जो होता है वो होता है अल्टीमेटली रेड कलर का। ठीक है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो होता है ब्लैक कलर का, और अर्थ वायर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ये इनके कलर कोडिंग होते हैं। ये कलर कोडिंग अपने को ध्यान रखना रहेगा इसके अंदर। लाइव वायर इज ऑफ रेड कलर, न्यूट्रल वायर इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, और जो अर्थ वायर होता है ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है 220 वोल्ट का, जो हमको सप्लाई होता है। ठीक है, हमारे घरों में जो रिक्वायरमेंट है वो 220 वोल्ट के होते हैं। अब इस डोमेस्टिक सर्किट में क्या क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है जब बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू कर दे। इसका पहला कारण है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब एक्सीडेंटली ये सपोज आपका लाइव वायर है और सपोज ये आपका न्यूट्रल वायर है, अगर ये दोनों एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ जाए तो होता यह है कि सर्किट का रेजिस्टेंस अप्रोचिंग टू जीरो हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो करता है। और हीटिंग इफेक्ट की वजह से कई बार अप्लायंसेस के ये जो सॉकेट वगैरह बने हुए होते हैं इनमें आग लग जाती है, फायर लग जाती है। तो इसका रीजन अल्टीमेटली यही है कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। अगेन ओवरलोडिंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इससे प्रोटेक्शन कैसे पाई जा सकती है दोस्तों, अगर अपन एक प्रॉपर करंट के स्टैंडर्ड का, एम्पियर का, वहां पर अगर एक फ्यूज यूज कर लें, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर भी, अगर आप 15 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रहे हो तो 15 एम्पियर नॉर्मली यूज होता है फॉर दी हैवी अप्लायंसेस जैसे आयरन, गीजर, टोस्टर के लिए। और अगर आप 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रहे हो तो वो काम में आता है बल्ब, फैंस वगैरह, जो छोटे अप्लायंसेस होते हैं जो थोड़ा कम पावर कंज्यूम करते हैं उनके लिए। तो फ्यूज का बेसिकली फंक्शन क्या है, बाय चांस अगर शॉर्ट सर्किट से बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ गया, मान लीजिए फ्यूज 15 एम्पियर का है, जैसे ही 15 एम्पियर से ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो इस हैवी अमाउंट ऑफ करंट से बचा दिए जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट एक और कंडीशन होती है ओवरलोडिंग की दोस्तों, वो है अगर आप मान लीजिए कि एक सिंगल सॉकेट के ऊपर बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दो तो वो सिंगल सॉकेट बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, और इतने ज्यादा करंट से हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से कई बार हमें बहुत ज्यादा हीटिंग देखने को मिलेगी, और अप्लायंसेस जो होंगे वो यहां पर फायर का रूप ले लेंगे। जो यहां पर सॉकेट्स के अक्रॉस ये सारे के सारे जो कनेक्टेड है ना, इन सब में आग लग जाएगी ऐसे में। तो ये कंडीशन होती है एक और ओवरलोडिंग की, व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड ओवर अ सिंगल सॉकेट। तो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ होता है जिसकी वजह से ओवर हीटिंग हमें देखने को मिलती है। दूसरा कारण एक ये हो सकता है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों जब सप्लाई जो हमें मिल रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंटली वोल्टेज में हाइक हो जाती है, और इतनी ज्यादा हाइक होने से आप देखो यहां पर आपने कई बार ऐसा फिनोमेना देखा होगा अपने घर के बाहर, एकदम से स्पार्किंग हो जाती है किसी पोल्स के ऊपर, हमें बहुत ज्यादा स्पार्किंग देखने को मिलती है। तो यही कारण है यहां पर भी ओवरलोडिंग होने का, जब बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ करंट यहां पे फ्लो होने लग जाता है जिसकी वजह से हमें स्पार्किंग देखने को मिलती है। तो ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। अब अगेन इसको बचने का रीजन ये हो सकता है कि अगर आप इस वाले ओवरलोडिंग से बचना चाहते हो तो हम अर्थ वायर का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट अगर 15 एम्पियर का आप यूज कर रहे हो दोस्तों, तो 15 एम्पियर वाले कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं, ऑब्वियसली हाई पावर रेटिंग्स वाले होते हैं,
जैसे कि गीजर्स होते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है सर्किट में, वो क्या हो जाता है, वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है ना, तो इंक्रीजेस हेवीली। नेक्स्ट, डायरेक्ट करंट और दोस्तों ऑल्टरनेटिंग करंट में अब मुझे डिफरेंस बताना है। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस बताना है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, सपोज जैसे इधर मैंने लिखा ऑल्टरनेटिंग करंट, इधर लिखा डायरेक्ट करंट। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जो आता है वो इस तरीके से आता है, लाइक दिस, जिसका वोल्टेज टाइम के साथ ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करंट की बात करो तो यहां पर जो वोल्टेज या फिर करंट होता है वो ऐसे टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो टाइम के साथ ऐसे स्थिर रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई होती है दोस्तों, वो होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाली सप्लाई। डायरेक्ट करंट की सप्लाई अगर हमारे घरों में कर दी ना तो हमारे अप्लायंसेस जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। इनफैक्ट एसी का एडवांटेज एक ये भी है कि एसी को ना अपन लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि उसमें जो हीट लॉसेस होते हैं वो बहुत ही कम देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं एसी के अंदर और डीसी के अंदर। नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पावर प्लांट्स में जनरेट होता है। ऑल्सो स्टेट इट्स फ्रीक्वेंसी। दोस्तों इंडिया में है ना, इन इंडिया हमें मिलता है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेटा ध्यान रखिएगा। इंडिया में हमें जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 220 वोल्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, यानी 1/100 सेकेंड्स में एक साइकिल चेंज होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑल राइट दोस्तों, ये हमारा चैप्टर यहां पर डन हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत बेटर समझ में आया होगा। आपका जो माइंड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करना चाहिए इस समय। अच्छी पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो इससे होगा ये कि यही आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट यहां पर क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, योर माइंड इज अ मैग्नेट। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोचोगे तो आप ब्लेसिंग्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव चीजों को सोचोगे तो नेगेटिव चीजें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इसी नोट पे दोस्तों ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूं। इस लेक्चर का पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन एंजॉय।